अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे वादा किया था कि हम इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन रिफॉर्म्स असल में कैसी होनी चाहिए जिसके असली बेनिफिशरी वो अवाम हो, जिनके लिए ये रिफॉर्म्स की जा रही हैं। जिस तरह आइन में तरमीमें कर ली जाती हैं आवाम से पूछे बगैर, आवाम के नुमाइंदे वहाँ बैठे होते हैं लोग, तो वो माफ़ कीजिएगा, वो क्या अपने इलाके में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर पूछते हैं कि हम ये तरमीम करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं कहते। आवाम के हक़ में कोई तरमीम आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुई। अब ये एक अलहदा मसला है कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत है। ये 45 साल पुराना डॉक्यूमेंट हो चुका है और अब उस 45 साल में जो तब्दीलियाँ आई हैं मुल्क में, जो ग्लोबल चेंजेस आई हैं और हमारा जो स्टेटस इस वक्त वर्ल्ड वाइड है, उस हिसाब से हमें अपना आइन बनाना पड़ेगा। ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है और आपने अपनी मतलब की और अपनी मर्ज़ी की तरमीमें कर करके इसका हुलिया तो वैसे ही बिगाड़ दिया है। तो आवाम के लिए कब होंगी तरमीमें, ये हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से। और आपको इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मैं शायद 2 दफ़ा बता चुकी हूँ, आज फिर क्लियर करके बता दूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में और उनका फंक्शन क्या क्या है। सिविल ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उस इस्टेब्लिशमेंट में सिविल ब्यूरोक्रेसी वो होती है जिसको आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहती हैं, डिविजनल गवर्नमेंट होती है। कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, होम सेक्रेटरी होता है, पुलिस का हेड होता है, IG होता है, वो लोग नॉमिनेट करता है। दूसरा, ये तो होगी सिविल ब्यूरोक्रेसी। दूसरा, वो हुकूमत जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनती हैं इलेक्शन कराने के लिए, उस गवर्नमेंट का जो चीफ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो इसका मेंबर हो गया। और तीसरा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जी ये उन्होंने प्री पोल रिगिंग करा दी, उन्होंने खड़े होकर डब्बे भरवा दिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। डब्बे वो कैसे भरवा सकते हैं? वो सिर्फ आपके बुलाने पर आपको और आप वोटर्स को और पोलिंग स्टाफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आते हैं और उसका इल्ज़ाम आप हमेशा फ़ौज पर लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपने देख लिया एक ख़ातून जो लैंड लेडी थी, ज़मींदार ख़ातून थी, वहीदा शाह, उनका केस आपके सामने है। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया ने उस केस को इतना ज़्यादा बढ़ाया। उस स्कूल टीचर को जिस तरह उन्होंने थप्पड़ मारा था और क्या उनके यहाँ इज़्ज़त है कि स्कूल टीचर की। तो अगर मैं दावे से कहती हूँ, अगर कोई फ़ौजी हवलदार वहाँ पर खड़ा होता उस DSP की जगह, तो हिम्मत नहीं थी किसी की कि कोई भी ऐसी हरकत कर सके, क्योंकि उसने सिर्फ अपने कमांडर का हुक्म मानना होता है। उसके सामने कोई SSP खड़ा है या उसके सामने डिप्टी कमिश्नर खड़ा है, वो नहीं जानता। वहाँ फिर वो बंदूक उसको इसीलिए दी जाती है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं और ये हर इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाते हैं। अब आइए इस तरफ के इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं, उसके पहले ये देखना होगा कि उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से, यानी कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल होने चाहिए। तो पहला सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वोटर्स। वोटर्स, मैं उन वोटर्स की बात कर रही हूँ जो इलेक्शन प्रोसेस से लाताल्लुक़ हो चुके हैं, वो वोट डालने जाते ही नहीं। ये पहली दफ़ा हुआ था बहुत अरसे बाद कि लोग कहते थे जी बर्गर क्लास निकलती नहीं है, वोट नहीं डालती है, लेकिन इस दफ़ा वो भी करके देख लिया। सारी बर्गर क्लास निकली और इमरान खान साहब को वोट दिए, तब्दीली के नाम पे, करप्शन ख़त्म करने के नाम पे। अंजाम आपके सामने है। अब वो भी बदल हो चुके हैं, वो भी मायूस हो चुके हैं। तो ऐसा कोई नुक्ता अगर आपके जहन में हो जिससे मामला ठीक हो सकें तो आप हमें भेजिए। ऐसा नहीं है कि सारी अकल और दानिश और सारी समझबूझ जो है वो इन पार्लियामेंटेरियंस के पास रह गई है या वो ये इलेक्शन कमीशन ही के लोगों के पास है और बाकी पूरा मुल्क जो है वो बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है कि क्या होना चाहिए मुल्क के इंटरेस्ट में। या वो जो ये हमारे टॉक शोज़ में बैठे रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, सिवाय लड़ाई मार कुटाई, एक दूसरे को गालम गलोच, कोई सजेशंस तो आज तक सीरियस सजेशंस तो सामने आई नहीं है इनकी। बहरहाल ये मसाला कहलाता है, इस मसाले पे रेटिंग के ऊपर ये टॉक शोज़ चल रहे हैं, तो हमारा तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो आपके हक़ में बात करेंगे जो भी बात करेंगे, चूँकि ना हम इक़्तिदार में इंटरेस्टेड हैं कि हमें कोई इलेक्शन लड़ना है, ना हमें कुछ और कोई और हम इन कॉरपोरेट सेक्टर के TV की तरह जो है वो एंकर्स को करोड़ों रुपए जो दिए जाते हैं, अगर इकट्ठा किया जाए तो लाखों रुपए इनकी सैलरी बनती है। हमारा तो ऐसा भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो अपने पास जो हमारी पॉकेट मनी, जिसको आप कह लें हमारी पेंशन है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज बिल्कुल, उसके अंदर बैठ के हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि क़ब्र में पाँव हैं, कल चले जाएंगे तो अल्लाह को भी जवाब देना है कि हमने अपने हिस्से का काम क्यों नहीं किया।
तो आज मैं सिर्फ आपको वो स्टेक होल्डर्स पहले बताऊंगी और फिर रिफॉर्म्स क्या लानी है वो रिफॉर्म्स बतानी है, जिसमें से 2 इन्होंने पेश की हैं, लेकिन वो इतने भोंडे तरीके से पेश की हैं कि वो बिल्कुल काबिल अमल नहीं नज़र आ रही हैं। उसकी वजह ही से ये अपोजिशन को मौका मिल रहा है कि वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। देखिए जी, पहले स्टेक होल्डर हो गए वोटर्स, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरे आपका इंटेलिजेंशिया है, जिसे हम दानिश्वर यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें हर वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, उसमें लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं, एकेडेमिया से रिलेटेड लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा, जिनके मुस्तकबिल से आप खेलते हैं बैठकर। जब 18 साल के स्टूडेंट को, 18 साल के आदमी को वोट देने का हक है, तो स्टूडेंट्स इसका हिस्सा क्यों ना हो? बिल्कुल उनको इसका हिस्सा होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आते हैं कारखाने में काम करने वाले मजदूर, कारखाने में काम करने वाला लेबर, खेतों में काम करने वाले किसान। उनकी भी तरबियत की ज़रूरत है। वो बेचारे अपनी गुर्बत की वजह से जाकर ठप्पा मार रहे हैं, जी घोड़े पे मार दो, तलवार पे मार दो, तीर पे मार दो, पतंग पे मार दो, उनको पता ही नहीं होता। बस उनको कुछ, जैसे पहले मैंने बताया कि क्या छोटी छोटी मामूली चीज़ें देकर उनकी ज़रूरतों से खेला जाता है इलेक्शन के वक्त। तो ये इसलिए होता है कि बाशऊर और पढ़े लिखे लोग वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलते। एकेडेमिया मैंने आपको बता दिया, जिनका ताल्लुक जो है वो तालीम व तरबियत से है, वो लोग हैं। दूसरा स्टेक होल्डर हो गया। तीसरा स्टेक होल्डर सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी आम लोग हैं, जिनमें इतना शऊर ज़रूर है कि वो जब टॉक शोज़ बैठ के देख रहे होते हैं तो अपनी राय भी देते हैं। अब तो ज़्यादातर ने, माफ़ कीजिएगा, इन लोगों को बुरा भला कह के टीवी बंद करना शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है। छठे नंबर पर नादरा है। नादरा का जो मैकेनिज़्म है वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बुराई या टेक्निकल खामी मौजूद नहीं है। उसके लोगों को भी थोड़ा सा बाउंड करने की ज़रूरत है, चूँकि मुझे मालूम है, शायद मुबशिर लुकमान का ही प्रोग्राम था, मैंने बताया था, उन्होंने खुद ही कहा था कि जी वो कुछ बंदे अरेस्ट किए। रहमान मलिक साहब उस वक्त मिनिस्टर थे इंटीरियर के, तो पता चला कि उन्होंने वो बंदे अरेस्ट कर लिए थे जो जिनके वोट जेन्युइन थे, और जो जाली वोट नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जिनके शनाख्ती कार्ड जाली थे, तो उनको अरेस्ट करने के बजाय उन्हें अरेस्ट कर लिया था जिनके शनाख्ती कार्ड जेन्युइन थे। चूँकि अगर वो ये ना करते तो वो अपनी कारकर्दगी कैसे शो कर देगी? जी देखें, हमने तो नादरा को जो है वो चूँकि उन्हीं का रखवाया हुआ, नादरा का चेयरमैन था तारिक फ़तेह, सबको मालूम है क्या हुआ। तो इलेक्शन कमीशन और नादरा की मिली भगत से उस वक्त भी बहुत सारे जाली NIC बने और फिर वही इस्तेमाल हुए, चूँकि मैंडेटरी होता है इलेक्शन में पोल करने के लिए। तो नादरा का थोड़ा सा मैकेनिज़्म ठीक करने की ज़रूरत है। सातवां स्टेक होल्डर, जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आती है आपकी बिजनेस वर्ल्ड। आपके ताजर हैं, आपके सनतकार हैं, आपके वो लोग हैं जो बराह रास्त इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिनका काम, उनसे भी पूछना चाहिए। उनको भी बुला के पूछना चाहिए कि वो कैसे इलेक्शन लॉज, कैसी इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, और उनसे फिर जाके कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से भत्ता लिया जाता है। हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स हैं और बड़ी वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं कि 70 के इलेक्शन में जिन लोगों ने, जिन सनतकारों और ताजरों ने पीपल्स पार्टी को फाइनेंस नहीं किया था और वोट नहीं किया था, तो भुट्टो साहब ने आते ही वो 22 ख़ानदान जो है, उसमें से 18 ख़ानदान ऐसे थे जिन्होंने इनको पैसे नहीं दिए थे, फंडिंग नहीं की थी, उनको नेशनलाइज कर लिया गया, उनकी सनतों को। तो इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने हैं, उनको सबको सामने रखना होगा। ऐसा नहीं है कि जो गुजर गया माजी हम उसको, उसकी तरफ पलट कर ना देखें कि उसमें कौन सी गलतियां हुई हैं हमारे सियासतदानों से, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, हमारे ताजरों से। बहुत सारे फिर ताजिर ऐसे भी हैं जो टैक्स चोरी करने की वजह से और फ़ायदे हासिल करने के लिए हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं उनके इलेक्शन में। ये भी एक हकीकत है, इसको भी देखना पड़ेगा, उनको बुला के बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब वो बजाय इसके कि वो ये कहते फिरें कि जी हम अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से कैपिटल फ्लाई हो रहा है, हम सरमाया लेके बाहर जा रहे हैं, और उस वक्त यही हुआ था। 22 ख़ानदानों में से वही 18 ख़ानदान मुल्क से बाहर चले गए और उन्होंने अपने कारोबार वहाँ कर लिए, क्योंकि वो फिर इस मुल्क में रहना नहीं चाहते थे, कारोबार नहीं करना चाहते थे सियासी फ़ज़ा की वजह से। अब अगले जो स्टेक होल्डर हैं,
वो हैं लॉयर्स, जुडिशरी, उनको हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं रख सकते। अभी भी इलेक्शन प्रोसेस में हमारे यहाँ जो आरओज और डीआरओज जिन्हें आप कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स और डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो हम छोटी लोअर कोर्ट्स जो हैं, सेशन कोर्ट्स जो होती हैं सिविल कोर्ट्स, उनसे हम यानी लोअर जुडिशरी से हम लेते हैं। और उनकी रेपुटेशन आप पूरा मुल्क जानता है कि लोअर कोर्ट्स में की हालत जितनी पैथेटिक है, ये जितना थोड़ा बहुत आपको इंसाफ और जितना थोड़ा बहुत हाइपर नज़र आता है आपको हमारा जुडिशल सिस्टम, वो हायर कोर्ट्स का है। सबसे ज़्यादा एपेक्स कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ज़रा हाइपर हो जाता है, ज़रा उसको एक्टिव, तो फिर कह दिया जाता है कि जी वो जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, हाई कोर्ट ज़रा बेहतर, लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं 25-25, 30-30 साल लोगों के केसेस वहाँ पड़े रहते हैं और बेतहाशा मिसालें हैं इसकी कि कितनी करप्शन है लोअर कोर्ट्स में। तो लिहाजा उनको इलेक्शन से दूर रखा जाए। हमने खुद इलेक्शन कमीशन में 3000 लोग ट्रेंड हुए थे इलेक्शन कमीशन के आरओज और डीआरओज बनाने के लिए, और मैं भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा थी। आई वॉज डीजी ट्रेनिंग रिसर्च एंड एवेल्यूएशन। सो हमने इस पे बहुत काम किया। पैसे हमें यूएनडीपी ने भी दिए। आईएफएस जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्शन सपोर्ट प्रोग्राम होता है यूएस का, उसने हमें पैसे दिए, लेकिन वो पैसा या करप्शन की नज़र हुआ या ज़ाया हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ें हैं। तो हर मामले में भाई इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देना बंद करवा देना चाहिए, और ये आप बंद कराएंगे। अब जब कोई सियासतदान ये कहे कि जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ख़राब है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये करा दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने वो करा दिया, हाँ जब ये जीत जाते हैं और इनको हुकूमत मिल जाती है तो तब इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इससे आगे कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं हम कि कौन सी रिफॉर्म्स जो हैं उनको करने की ज़रूरत है। आखिरी स्टेक होल्डर रह गया है मीडिया, नवा स्टेक होल्डर। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और ख़ास तौर पर जनरल इलेक्शंस के वक्त जो हमारा इलेक्शन ऑब्जर्वर आता है बाहर से, यूरोपीय यूनियंस आती हैं, दुनिया के सारे मुल्कों से, हम भी जाते हैं यहाँ से, हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग भी जाते हैं, मगर वो इलेक्शन देखने नहीं, घर की बेगमात के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, चूँकि सारा कुछ सरकारी खर्चों पर होता है। इसमें भी एक बड़े ही तकलीफ़ दे और मज़ाक़ेज़ वाक़यात हैं, मज़ाक़ेज़ वाक़यात हैं जिनको सुनकर आपको बहुत तकलीफ़ भी होगी, लेकिन हंसी भी आएगी कि क्या क्या होता रहा है फॉरेन ट्रेनिंग, फॉरेन सेमिनार्स और ऑब्जर्वेशंस के नाम पर। अब रिफॉर्म्स की तरफ हम आते हैं, तो मीडिया को इसमें देखना होगा और अपना रोल प्ले करना होगा। अब रिफॉर्म्स 5 हैं। पहली जो है वो तो सेंसस है, यानी कि जिस पर हमेशा ही शोर मचता है, डिलिमिटेशंस। आबादी कितनी है, हमेशा शोर मचता है। कुछ सूबों में ज़्यादा मचता है, जैसे सूबा सिंध और कराची बिलखुसूस, कि उनका सेंसस जो है उसमें लोगों की स्टैटिस्टिक्स ठीक नहीं है, और जब तक वो ठीक ना हो, वो बेस है, उस बेस के ऊपर खड़ी होती हैं डिलिमिटेशंस, यानी कि हल्का बंदियाँ, कुछ भी नहीं, उसको भी देखना होगा। दूसरे नंबर पर है आपके प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो मुझे याद है अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो थे, उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा एक पेपर बनाया था, लेकिन उस पेपर को भी कहीं किसी डस्टबिन की नज़र इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। लेकिन मेरे पास वो है, वो पेपर मौजूद है, और बड़ी उसमें जस्टिफाइड और रैशनल के साथ वो पेपर बनाया था उन्होंने, कि मुतनासिब नुमाइंदगी उर्दू में जिसको कहते हैं, कि उसकी सख्त ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि नहीं जी वो सिस्टम बदलना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन अब जब तक वो नहीं आता है वो सिस्टम, तब तक भी तो कुछ काम हो सकता है ना। हालांकि वो बेहतरीन सिस्टम है, उसमें बराह रास्त वोटर का ताल्लुक अपने नुमाइंदे के साथ होता है, चूँकि छोटा यूनिट होता है, कोई 5000 का, कोई 3000 की आबादी है, वो सब उसको जानते हैं जिसको काउंसलर को उन्होंने वोट दिया है, वो अपनी काउंसलिंग के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए उसके पास जाता है। अब आइए, एक हमने चीज़, चूँकि पैसे बहुत खर्च किया करता है आईएफएस के खर्चे पर, बांग्लादेश गए थे इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे लोग, सेक्रेटरी साहिबान और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहिबान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। तो बांग्लादेश मॉडल की बड़ी धूम थी, और वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें तो वो भी क्या है, वो उसके लिए एक अलहदा प्रोग्राम चाहिए। मैं आपको बांग्लादेश मॉडल बताऊँगी कि उससे सब ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा कि अगर एक आदमी सपोज़ वो गवर्नमेंट बनाता है 2 करोड़ वोटर से, जो हाईएस्ट समझ लीजिए कि उसका विनर है वो,
लेकिन उसमें एक कॉलम होता है बांग्लादेश मॉडल में कि जिस जिस सियासतदान को आप पसंद नहीं करते उस पर भी टिक कीजिए। पता चला कि वो 2 करोड़ हाईएस्ट वोट लेने वाला जो नुमाइंदा है, 3.5 करोड़ उसकी नापसंदीदगी आ गई। फिर उसे काउंट किया जाए कि इसको तो 3.5 करोड़ लोगों ने नापसंद भी किया है, तो उसको ड्रॉप कर दिया जाए। ये बेहतरीन मॉडल था, ये बेहतरीन मॉडल था। अब आइए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो डिस्कस हो चुका है, उसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है, लेकिन ये होगा नहीं, चूँकि इसके लिए 25 साल से कम से कम, मैंने जब इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया था तब से इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। हमारे चीफ साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस नईमुद्दीन, चूँकि साफ़ सुथरे आदमी थे, ऑनेस्ट आदमी थे। और अकरम शेख साहब एक खातून के साथ लंदन से वो आई थी, उनकी बिज़नेस लॉ एसोसिएट थी, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्टैटिस्टिक्स काम करके आई थी, इस पर होमवर्क करके आई थी। पार्लियामेंट को भेजा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और ना ही होगा, उम्मीद नहीं है कि होगा। अब आइए आप सबसे आखिरी रिफॉर्म, उसके 2 हिस्से हैं। एक मीडिया से रिलेटेड है, यानी कि वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। हमारे यहाँ क्या होता है कि वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम किसको कहते हैं आप, कि आप अखबार में इश्तिहार दे देते हैं और अखबार दौड़ते हैं उसके लिए, और टीवी चैनल्स भी अब दौड़ते हैं कि जी हमें वो एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाए। वो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, 2 डब्बे पड़े होते हैं, आपने इस डब्बे में यूँ वोट डालना है, इस निशान पे, इस ये आपका वो निशान है, इंतखाबी निशान है, इस पे ऐसे टिक करना है और उसी पे कीजिएगा, अगर उस पर ना किया तो वोट ज़ाया हो जाएगा। यानी इलेक्शन प्रोसेस की ट्रेनिंग और बात है, और वोटर अवेयरनेस से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एजुकेशन है, वोटर एजुकेशन फॉर दी पोल, कि आपने पोल कैसे करना है अपना वोट, उसको वोटर अवेयरनेस कहा जाता है। ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया हुआ था, और किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। और बाद में अगर कोई बेचारा छोटा मेरे जैसा अफसर जो है वो उनसे पूछ ले कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, बीबी आप चुप रहिए, इस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा। यानी इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर और सेक्रेटरी और फिर उसके जो आसपास उसके दरबारी होते हैं, जो कि अब डीएमजी ग्रुप से बाहर से ब्यूरोक्रेसी से लाना शुरू हो गए। और पिछले 15 साल से मैं ये तमाशा देख रही हूँ कि अब बाहर से सिविल ब्यूरोक्रेट आकर सेक्रेटरी बनता है, वरना जो हमारे टेक्नोक्रेट्स थे, आप यकीन कीजिए इलेक्शन कमीशन के पास बेहतरीन अमला मौजूद है, बेहतरीन टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं इस काम के लिए। लेकिन वो जो बाहर से डीएमजी आता है, मैं माफ़ कीजिएगा, वो गधा आकर इन्हीं से सीखता है सब कुछ। कहने को वो बड़ा डीएमजी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ग्रुप का वो बंदा होता है, लेकिन वो सीखता इन्हीं क्लर्कों, जिनको वो क्लर्क कहता है, इन्हीं क्लर्कों से काम सीखता है, और उसके बाद थानेदार बनकर बैठ जाता है। 2-4 महीने में जब उसको पता चल जाता है काम कैसे होगा यहाँ पे, वो थानेदार होता है, फिर वो उन्हें लिफ्ट भी नहीं कराता, फिर वो अपनी मर्जी का काम करता है, जहाँ से वो पेड होता है वो उनका काम करता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ इस इलेक्शन कमीशन को गिराने की ज़रूरत है, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो लेजिस्लेशन की बारी जब आएगी तो तब पार्लियामेंट को भेजा जाएगा ये डॉक्यूमेंट, अगर ये तैयार हो जाता है। हम आबिद हसन मिंटो साहब से भी राब्ते में हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आइए बैठिए, इतने सालों आपने मेहनत की है। हम रिटायर्ड जजेस जो है, वेल रेप्यूटेड, जिन पर कोई दाग धब्बा नहीं है, हम रिटायर्ड फौजी हमारे जो हैं ऑफिसर्स हैं, उनमें बड़े बड़े बेहतरीन दिमाग पड़े हुए हैं, बड़े वेल रेप्यूटेड हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको भी शामिल करेंगे। हमारा एकेडेमिया जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनमें इतना शऊर है, तो उनको इकोनॉमिस्ट हमारे, और हमारी ताजिर जो कम्युनिटी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उससे भी लोग शामिल करेंगे। वो इस डॉक्यूमेंट की तैयारी में हमारी मदद करेंगे। आप कहेंगे जी आप कौन के, जी तू कौन के मैं ख्वामखा नहीं हूँ, और मेरे साथ जो लोग होंगे, माफ़ कीजिएगा, वो अवाम है, वो वोटर्स हैं आपके, वो ख्वामखा नहीं हैं। अगर वोटर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, अगर वो अपने घर से ना निकले वोट डालने के लिए, तो क्या करेंगे आप बता सकते हैं? ऐसी भी मुहिम चलाई जा सकती है इलेक्शन के करीब कि घर से बाहर मत निकलो, मत डालो इनको वोट। वो वोटर जिसकी इज्जत की बात हो रही है, वोटर को इज्जत दो, वोटर को इज्जत दो। तुमने ऐसा क्या काम किया है कि तुम वोटर से जो है ना वोट की इज्जत की बात कर रहे हो? तुमने वोट को कब इज्जत दी है भाई साहब? बताएं तो सही, कब इज्जत दी है आपने वोट को? इज्जत जो है ना वो बड़ी डिबेटेबल चीज़ है, जब इज्जत दी जाती है तो तभी इज्जत मिल सकती है आपको।
तो मेहरबानी करके ये डायलॉग जो है ना, मरियम बीबी प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगी, ये वाला डायलॉग बंद कर दीजिए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, और कोई अच्छा सा डायलॉग आप कहें। कोई अच्छा मीडिया आपके पास ऑफिसर नहीं है उनके इरफान सिद्दीकी साहब के अलावा, तो फिर आप हमसे रुजू कीजिएगा, हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। चूँकि आपके वालिद ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं इस मुल्क में, इस तरह तो भुट्टो साहब ने भी एक दो बहुत अच्छे काम किए, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने भी एक आध बहुत अच्छा काम किया, हर सियासतदान ने कोई ना कोई अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि सब ने सिर्फ बुराइयां की हैं। उन सब अच्छे कामों को जमा कीजिए और जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स के लिए मिलकर काम कीजिए। जिस तरह आप रिएक्ट कर रही हैं, जिस तरह आप बिहेव कर रही हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रा सा अपने आप को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए, थोड़ा सा स्लो कीजिए, ठंडे होकर सोचिए कि आप क्या कर रही हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क ने आपको क्या दिया है और आप इसे क्या दे रही हैं। और दूसरे सियासतदानों से भी मैं ये कहूँगी कि ये सोचिए आपको इस मुल्क ने कितनी इज्जत दी है और आप क्या कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी कुछ अरसे बाद, जब हमें रिफॉर्म्स के लिए हमारे जिनसे हमने रिक्वेस्ट की है सिविल सोसाइटी के लोगों से और वोटर्स से, उनकी राय आ जाए, तो उसके बाद हम इस पर पूरा काम करेंगे। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करेंगे इसी चैनल 5 से इंशाअल्लाह ताला, मेरे परवरदिगार ने चाहा तो। उम्मीद है हमारा काम हो जाएगा अगर आप हमारे साथ होंगे। खुदा हाफिज़।